अब हम लोग बात करेंगे मोमेंटम की। किसकी? मोमेंटम की बात करेंगे स्टूडेंट। तो मोमेंटम देखें क्या है? संवेग। बहुत अच्छा, इसकी हिंदी भी आप लोग जाने। देखिए स्टूडेंट, संवेग की बात करेंगे हम लोग। असलियत में हम लोग बात कर रहे थे किसकी? गति के नियम की, न्यूटन के नियम की, एनएलएम की बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट हम लोग संवेग की बात करें कि मान लें कि एक पिंड है। देखिए संवेग कैसे पता चलेगा, कैसे कि एक पिंड है। क्या है स्टूडेंट? एक पिंड है। मान लें इसका द्रव्यमान कितना यम है, ये रेस्ट में है। कितना है स्टूडेंट? रेस्ट में है। तो अब देखिए इस पे जब ये रेस्ट में है तो कोई बाह्य बल लगा नहीं है, तो रेस्ट में है। तो मान अब इसका मोमेंटम जीरो होगा। क्या होगा स्टूडेंट? इसका जो संवेग होगा भी ये शून्य होगा। जब हमने एक बाह्य बल लगाया स्टूडेंट, बल लगाया F, तो क्या हुआ स्टूडेंट? दौड़ने लगा। किस रफ्तार से स्टूडेंट? चले v रफ्तार से, एक स्ट्रेट पाथ पे v वेग से दौड़ने लगा। तो स्टूडेंट अब पता चल रहा है कि इस पिंड पे हमारे द्वारा लगाए गए बल का क्या प्रभाव रहा। बल का प्रभाव ये रहा कि पिंड स्टूडेंट मोशन करने लगा, गति करने लगा। तो इसी बल के प्रभाव को ही बच्चों हम लोग कहेंगे संवेग। किसी पिंड पे लगाए गए बल के प्रभाव को ही संवेग कहते हैं। यदि प्रभाव आपका ये रहा कि बॉडी रेस्ट में ही रह गई तो कोई संवेग नहीं है, गति में आ गई मतलब आपके बल का प्रभाव हो रहा है और पिंड के पास क्या आ गया? संवेग आ गया। तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट? देखें कि बल के प्रभाव को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संवेग कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो संवेग होता है मैथमेटिकली गणितीय रूप से संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है बच्चों? संवेग बराबर हो जाएगा, संवेग P बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखें अपने के केस में जो द्रव्यमान है हमने मान रखा है यम है, और जो जो वेग है वो b है। तो इसके पास संवेग का क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों? कि ए P = mv, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब होता है क्या बच्चों की जो ये संवेग है एक सदिश भौतिक राशि होती है। सदिश भौतिक राशि मतलब जिसके पास दिशा होती है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। तो देखें अब संवेग क्या हो गया? एक सदिश भौतिक राशि हो गई जिसकी दिशा जो होती है, P की जो दिशा होगी, कि दिशा जो होगी बच्चों वो वेग की दिशा में होती है। वेग की दिशा में होती है। किधर होती है बच्चों? दिशा में होती है। मतलब पिंड जिस दिशा में भागेगी संवेग की भी दिशा उधर ही होगी। अच्छा बच्चों, और क्या देखें? दूसरी चीज है जो P है, P का मात्रक, P का SI मात्रक जो होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा? देखें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। अब वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। और बीमा क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों। देखें मास का क्या होता है? यम होता है, और वेग का क्या होता है? LT-1। तो संवेग का जो बीमा हो जाएगा बच्चों वो MLT-1 हो जाएगा। चलिए अब देखें और इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि ये जो संवेग है कैसे कैसे परिवर्तित हो सकता है। तो बच्चों यदि मान लीजिए द्रव्यमान हम लोग नियत रख दें, द्रव्यमान नियत रख दें और वेग बढ़ाते जाएं। क्या करते जाए बच्चों? वेग बढ़ाते जाएं। द्रव्यमान नियत है तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। वेग बढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम क्या होगा? किसी पिंड का मोमेंटम जैसे जैसे वेग बढ़ेगा बच्चों मोमेंटम बढ़ते जाएगा। कब? कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों कि यम आपका
नियत होना चाहिए। पिंड का द्रव्यमान क्या हो बच्चों? नियत हो। तो क्या होगा? जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे संवेग भी बढ़ेगा। दूसरा बच्चों ये देख लें कि अब जैसे द्रव्यमान हम लोग बढ़ाएं, वेग नियत हो। जैसे एक हाथी है और एक घोड़ा है, तो बच्चों देखेंगे आप कि हाथी का जो द्रव्यमान होता है घोड़े के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। हाथी का जो द्रव्यमान होता है घोड़े के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। यदि दोनों समान रफ्तार से दौड़े तो हाथी का संवेग बेटा घोड़े के संवेग से ज़्यादा होगा। घोड़े के संवेग से ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान जो है हाथी का ज़्यादा है। तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा बच्चों वो क्या होगा? संवेग भी बढ़ेगा। कब? जब वेग बच्चों नियत हो। समझ में आ गया? और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कि दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान भी अलग है, संवेग भी अलग है, द्रव्यमान भी अलग है और वेग भी अलग है। तो बेटा यदि उनके संवेग बराबर हो जाए, यदि उनके संवेग बराबर हो जाए तो उस पिंड का वेग ज़्यादा होगा जिसका द्रव्यमान कम होगा। जैसे फिर से समझे कि यदि एक इलेक्ट्रॉन है या एक हाथी ले लें, एक घोड़ा ले लें, वही एग्जाम्पल फिर बच्चों कि एक हाथी है और एक घोड़ा है, दोनों के संवेग बराबर हो जाए, दोनों के संवेग बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात होगी कि घोड़े का जो वेग होगा हाथी के वेग से ज़्यादा होगा। क्यों? जब वेग ज़्यादा होगा तभी संवेग ज़्यादा होगा, द्रव्यमान नियत था। तो स्टूडेंट दो पिंडों के यदि संवेग बराबर है तो जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों? चले, ये सब था अपना संवेग। अब एक उदाहरण देखें। एक उदाहरण ये कह रहा है कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m बराबर कितना 18 kg है। कितना किलोग्राम है बेटा? 18 किलोग्राम है और वो 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। कितने से भाग रहा है बेटा? 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? फिर से सुने, एक पिंड है 18 किलोग्राम द्रव्यमान का जो 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इसका संवेग कितना होगा। तो बच्चों कुछ नहीं, आप जानते हैं P = द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान यहाँ दे रखा है 18 किलोग्राम और हमको क्या वेग के जगह पे ये 2 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो हमने रख दिया बच्चों, तो ये P = आ गया 18 दूना 36 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों? कितना आ गया? 18 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है? चले बच्चों नोट करें। अब इसके बाद हम लोग इसी में चर्चा किया जाए कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। तो बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। देखिए बच्चों, हम लोग बात करें अब न्यूटन के द्वितीय नियम।
और इसी को बच्चों कहा जाता है कि संवेग और बल में क्या संबंध है, उसको भी यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। तो देखें इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ। तो स्टूडेंट देखें न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी पिंड पे जब हम लोग बाह्य बल लगाते हैं तो इसके संवेग में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन हो जाता है। इसके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो संवेग परिवर्तन की दर है बच्चों, ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार क्या कहता है बच्चों कि किसी पिंड पे जो संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर कह लिया जाए, वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब देखिए दोनों सदिश भौतिक राशि है तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दें। यही है न्यूटन का द्वितीय नियम। बच्चों क्या कह रहा है कि किसी पिंड का जो संवेग परिवर्तन की दर है लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब प्यारे बच्चों जब हम लोग ये अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं, चिन्ह हटाते हैं, तो एक नियतांक रखते हैं F इक्वल टू K डेल्टा P बाई डेल्टा T। इसको बोलते हैं नियतांक। अब इस नियतांक की बच्चों वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें 1, तो क्या मिल जाएगा, अतः बल आपका जो F मिलेगा वो बच्चों कितना मिल जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T। यही हो जाएगा न्यूटन का दूसरा रूप, न्यूटन के द्वितीय नियम का परिवर्तित रूप। अब देखें बच्चों होता क्या है कि यदि ये समयांतराल, यदि डेल्टा T बच्चों क्या हो, बहुत छोटा हो, लगभग 0 के बराबर हो, तो हम लोग इसी में लिमिट केस रख देते हैं। तो F क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब बच्चों जब भी जब ये हर वाली चीज़ें बहुत छोटी हो तो ये पूरा का पूरा जो डेल्टा चिन्ह है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों अवकलन चिन्ह में। तो F जो लिखा जाएगा अब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dP बाई dt। क्या लिख देंगे बच्चों, dP बाई dt। समझ में आ गया। आल्सो और क्या जानते हैं आप, चूंकि आप जानते हैं कि P इक्वल टू बच्चों जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग। अब इस P को यहाँ ला के रखें तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ MP। क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ mv। और बच्चों होता क्या है, सामान्य वेग के लिए किसी भी पिंड का द्रव्यमान नियत लिखा जाता है। सामान्य वेग के लिए किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो नियत होता है। यदि पिंड का वेग बहुत बढ़ जाए, लगभग प्रकाश के वेग के तुलना में हो जाए, तो द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है।
वहाँ रिलेटिविस्टिक केस आता है बेटा, तो लिखते हैं m इज इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हम लोग यदि इसकी बातें ना करें तो सामान्य वेग के लिए m नियतांक होगा, तो f बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, m बाहर ले ले तो ये dv बाई dt आ जाएगा, dv बाई dt आ जाएगा। अब चूंकि होता क्या है, चूंकि आप जानते हो पहले चैप्टर में पढ़े हम लोग, ये जो v होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर का अवकल गुणांक होता है, स्थिति सदिश का अवकल गुणांक होता है वेग। अब इस वेग की मान को यहाँ रखेंगे बच्चों, तो f आपका बन जाएगा m d बाई डी टी ऑफ डी आर वेक्टर बाई डी टी। अब इस dv बाई डी आर बाई डी टी को एक बार और अवकलन करते हैं बच्चों, तो ये लिखा जाता है f इज इक्वल टू m d2r बाई डी टी स्क्वायर। और यही न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है फॉर सामान्य वेग। सामान्य वेग के लिए बच्चों यही f इक्वल टू एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, यही न्यूटन का द्वितीय नियम है, जिसको बेटा गति का समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गति का समीकरण। तो बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है कि f इक्वल टू एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, जब भी हम लोग कोई मैकेनिक्स की बातें करें, यांत्रिकी भौतिकी की बातें करते हैं, तो न्यूटन का ये द्वितीय नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो बहुत सारे केस में हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करते हैं, एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। जैसे एक चैप्टर लास्ट में हम लोगों को अभी पढ़ना है सरल रेखा में गति। बच्चों एक चैप्टर हम लोगों को सरल रेखा में गति पढ़ना है, तो वहाँ डायरेक्ट हम लोग इस समीकरण का उपयोग किया जाएगा। तो बच्चों ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो देख लें, जहाँ नहीं समझ में आए पाए बच्चों आप ज़रूर पूछें, ठीक है बच्चों। आगे और देखा जाए, चूँकि और आप क्या लिख सकते हैं, सुने। चूँकि आप जानते हो बच्चों r इज इक्वल टू क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म में r वेक्टर जो होता है x i कैप होता है, y j कैप होता है, प्लस z k कैप होता है बच्चों। तो एक बार लिखें, अतः f इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों m डी टू बाई डी टी स्क्वायर, और r की जगह पे हम लोग ये पूरा रख दें, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो बच्चों इस पूरे चीज़ को अंदर लेके जाएं एक एक के साथ, तो आप क्या लिखेंगे, m लिखेंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे, i कैप लिखेंगे, m लिखेंगे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे, और j कैप लिखेंगे प्लस m डी टू वाई बाई डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे बच्चों, k कैप लिखेंगे। अब देखें, ए भी फोर्स बताएगा, ए भी बल बताएगा, ए भी बल बताएगा, लेकिन ए बल होगा बच्चों जो पहला वाला आई के साथ है, ए बल बताएगा आपका एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिशा में बल बताएगा, ए वाई अक्ष की दिशा में बल बताएगा, और ए जेड अक्ष की दिशा में बल बताएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बल एफ बराबर जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। देख ले बच्चों, कहीं दिक्कत हो तो बताएं। तो ये था आपका न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग से कैसे संबंधित होता है। और
कैसे संवेग से संबंधित होता है, और घटक के रूप में बल को घटकों के रूप में कैसे लिखा जाता है बच्चों, ये हमने आपको बता दिया। अब अगले चैप्टर में हम लोग और बातें करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। जानने के पहले देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम का जो एप्लीकेशन है, जो अनुप्रयोग है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आता है। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे, और उसके बाद धीरे से हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग करके अगले टॉपिक की ओर और अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप देखिए, कहीं डाउट हो तो बताइए।